जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण। जिसमें अभी तक हमने ये जान लिया है कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या है और वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव क्या है। ये चीजें जानना वैश्वीकरण के संबंध में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप वैश्वीकरण की वास्तविक सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ एक चीज से नहीं है, उसका सिर्फ आर्थिक उद्देश्य नहीं है, उसका राजनीतिक उद्देश्य भी है, उसका सांस्कृतिक उद्देश्य भी है। तो आज चल रहे हैं हम उसके सांस्कृतिक प्रभाव को जानने और समझने कि वैश्वीकरण आपकी संस्कृति पर कैसे प्रभाव डालता है, आपके जीवन की रूपरेखा को कैसे बदलता है। तो हम पहली जो बात प्रारंभ करेंगे, एक उदाहरण से प्रारंभ करेंगे। आज के समय पर आप किन कपड़ों को पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? तो आप कहते हैं हम जीन्स पहनने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, साड़ी सूट सलवार नहीं। वो आज के टाइम पर हमारे ओकेशनली पहने जाने वाले वस्त्र बन गए हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर वो हमारे देश के कपड़े हैं, वो हमारी देश की जलवायु के हिसाब से बने कपड़े हैं। हमारा देश एक आर्द्र देश है, गर्म देश है, जहां पर हवादार कपड़े पहनना जरूरी है, जिससे कि हमारे शरीर में पसीना ना आए। इसी सोच के साथ हमारे वो कपड़े थे, लेकिन आज के समय पर फैशन के नाम पर हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना आइकन मान लिया है और उसे हम पहन रहे हैं। यहां जो मैंने वेस्टर्न कल्चर शब्द यूज किया, यही है अमेरिका का सांस्कृतिक प्रभाव। और ये सांस्कृतिक प्रभाव कैसे आपके ऊपर हावी किया गया है? ये सांस्कृतिक प्रभाव आपके ऊपर टीवी के द्वारा हावी किया गया है। टीवी ने ही आपको अमेरिका के सांस्कृतिक प्रभाव में जकड़ा है। और टीवी भारत, आप 1990 से पहले की सिनेमा को देखो भारत के, और 1990 के बाद के सिनेमा को देखो, आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। 1990 के बाद की सिनेमा में कपड़ों का बदलाव और हीरो हीरोइंस के चाल चलन का बदलाव आपको पूरा का पूरा बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। हीरो डैशिंग कपड़े पहने हुए, मतलब जीन्स पहने हुए, मोटरसाइकिल। तो ये जो दिखाया जा रहा है, ये किस लिए दिखाया जा रहा है? जिससे कि आप उससे आकर्षित हो और आप उन चीजों को खरीदने के लिए क्या हो जाए, लालायित हो जाए। आप भी जाएं दुकानों पर और उन चीजों को खरीदें। तो इससे दो बेनिफिट हो रहा है। क्या? एक आर्थिक प्रभाव भी हो रहा है और एक सांस्कृतिक प्रभाव। आपको अपनी संस्कृति में ढाला जा रहा है धीरे धीरे करके, और पूरा का पूरा बेनिफिट कमाया जा रहा है। तो ये है सांस्कृतिक प्रभाव, और इस प्रभाव के द्वारा अमेरिका मोटा पैसा छापता है और किसी को पता भी नहीं चल पाता है। और ये आपकी इच्छा से, उस पर आपकी इच्छा के आधार पर उसने अपना प्रभाव आप पर स्थापित किया है। उसने जबरदस्ती ये प्रभाव आप पर स्थापित नहीं किया, उसने प्रेम पूर्वक आपको अपने वस्त्रों में ढाल लिया है। उसने ये आपको कन्विंस कर दिया है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कि मेरी चीजें सबसे बेस्ट है। मेरी चीजों को अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे जीवन को नहीं जी रहे। आंद्रेई का उदाहरण आपको याद है कि वो क्या कहता है चर्च जाते वक्त कि मम्मी इट्स अ कूल, है ना, जीन्स इज अ कूल। तो ये इसे कूल का सिंबल बनाया गया है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कैसे बनाया गया? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से जीन्स को कूल बनाया गया है और आपकी विचारधारा को पूरी तौर पर परिवर्तित कर दिया गया है। आई बात समझ में कि अभी भी नहीं आई? पक्का इतनी सी बात ही समझनी है और कुछ मत समझो। समझ में आई बात? अब यही विस्तार पूर्वक हम यहां पर डिस्कस करेंगे पढ़कर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नजर नहीं आते। हम घर में बैठे हों तब भी इसकी चपेट में होते हैं। हम जो कुछ खाते पीते पहनते हैं अथवा सोचते हैं, सब पर इसका असर नजर आता है। 3 चीजें बोली इसने, क्या क्या? खाते पीते पहनते और
सोचते, खाते, पहनते और सोचते, इन 3 बातों को ध्यान में रखो। ये 3 चीजें सबसे बड़ी चीजें। इंसान हर हालत में खाना खाएगा, इंसान हर हालत में कपड़ा पहनेगा, इंसान की सोच कभी रुक नहीं सकती। और आज आपकी सोच पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है। आज आपके देश में वेस्टर्न कल्चर इतना हावी है, हमारे देश का लिविंग कल्चर नहीं है। मैं ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये हम सबके समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। लेकिन आज मूवियां उन पर बनवाई जा रही कि नहीं बनाई जा रही? कौन सी मूवी याद है कोई इस पर बनी? एक मूवी का नाम, हाँ नाम याद नहीं है? कार्तिक आर्यन और कृति सेनन को, हाँ लुका छुपी। उसके माध्यम से इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश की गई है कि नहीं करी गई है ना? उस कल्चर को एक बेहतर कल्चर दिखाया गया है, मानेंगे आप? तो ये क्या है? ये एक प्रकार से उस विचारधारा को आपके मन में बिठाने की कोशिश की जा रही है कि वो कल्चर बेहतर है, उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में जब आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो उसका क्या? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए तो कोई जिम्मेदार नहीं। तो इन सब चीजों को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये सोच अमेरिका ने अपनी आपके मन में ये सोच डाल दी है कि मेरा ही फास्ट फूड सबसे अच्छा फास्ट फूड है। आप पिज्जा के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल किस ब्रांड का आता है? डोमिनोज आता है। क्यों? उसके अलावा कोई ब्रांड ही नहीं है पिज्जा का, है ना? है तो बहुत सारे, लेकिन पिज्जा जब आएगा तो सबसे पहले कौन आएगा? डोमिनोज आएगा। बर्गर जब आएगा तो सबसे पहले कौन आएगा? मैकडी आएगा। और जीन्स आएगी सबसे पहला ख्याल तो जीन्स का कौन सा ब्रांड आता है आपके मन में? लिवाइस, है ना? आता है कि नहीं आता? तो ये क्या है? ये आपके ऊपर आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है अमेरिका का कि उसने। और फोन की क्वालिटी का मामला आएगा तो सबसे पहले क्वालिटी वाला फोन कौन सा आता है? आईफोन। समझ में आई बात? और आप कुछ भी सर्च करने जाते हैं तो आप कहां जाते हैं? याहू पे तो नहीं जाते ना, आप सबसे पहले गूगल खोलते हैं, है ना? कुछ भी देखना है आप किसको यूज कर रहे हैं? आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं। आप आज कनेक्ट हो रहे हैं लोगों के साथ तो किसके माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। और ये सब किसके ब्रांड्स हैं? ये सारे के सारे अमेरिकन ब्रांड्स हैं। तो आपकी सोच, आपके खाने, आपके पहनावे, सब पर अमेरिका का पूरा प्रभाव है। अमेरिका पूरी तरीके से आप पर डोमिनेट कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपकी संस्कृति उतनी बेहतरीन तरीके से वहां फ्लरिश हो रही है? आप कितना कमा रहे हैं अमेरिका से? अमेरिका आपसे अगर 80 रुपए कमा रहा है तो आप सिर्फ 20 रुपए कमा रहे हैं उससे। तो देखिए व्यापार किसकी तरफ झुका हुआ है। व्यापार का झुकाव किसकी तरफ है? हमारी तरफ नहीं है, उनकी तरफ है। मोटा पैसा कौन कमा रहा है? वो कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे। समझ में आई बात? और ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें अपनी संस्कृति, क्योंकि देखो अगर हम अपनी संस्कृति के कपड़े पहनेंगे तो हमारे दुकानदारों को बेनिफिट होगा, हमारे लोगों को बेनिफिट होगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। और अगर हम अपने लोगों, अपने ब्रांड्स को नहीं पहनेंगे, अपनी संस्कृति के कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। बनारसी साड़ी पहनिए आप केरल की साड़ियां पहनिए, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां। और साड़ियों में तो और अलग निखार आता है। कुर्ते पहनिए आप, कुर्तों में दिक्कत क्या है? लेकिन फिर यहीं पर मानसिकता आ जाती है, फिर क्या रोज कुर्ता ही पहन के चल रहा। नेता अच्छे हैं, वो रोज कुर्ता ही पहन लेते हैं, है ना? तो ये समझने, हाँ, देखो आज के टाइम पे तो कुर्ता पहन लो तो लोग नेता मानने लगे। तू भाई नेता बन रहा है। अरे नेता नहीं, वो हमारे देश का परिधान है, हमारे देश का परिधान है। और उस परिधान को अगर हम धारण नहीं करेंगे तो क्या ब्रिटेन के लोग धारण करेंगे? क्या अमेरिकन लोग धारण करेंगे? हाँ, वो अपने कपड़े पहनने से कभी कतराते नहीं, और हम अपने कपड़े पहनने से बहुत कतराते हैं। सिर्फ एक दिन पहनेंगे हम अपने कपड़े, और वो किस दिन? सिर्फ दिवाली के दिन। होली के दिन कौन पहनता है? होली के दिन तो कपड़े फट जाते हैं सबके, ठीक है? तो ये चीजें हैं। आगे सुनो।
सब पर इसका असर नजर आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में तय होती है। आपकी पसंद को भी तय कर रहा है आज वैश्वीकरण, टीवी तय कर रहा है, आज के टाइम पे तो इंटरनेट तय कर रहा है। इंटरनेट ये तय कर रहा है आज के टाइम पर आपकी पूरी की पूरी पसंद को। बच्चों के लिए ये तय कर रहा है, मम्मियों के लिए ये तय कर रहा है, और हमारे लिए ये तय कर रहा है। हमारी पसंद ये बना रहे हैं, और इन पर विज्ञापन किनके चल रहे हैं? अमेरिका के। दीपिका दीदी को देखा है? किस जीन्स का ब्रांड करती है, ब्रांड एम्बेसडर है? पता नहीं है? लिवाइस की है वो ब्रांड एम्बेसडर, पता है? और विराट कोहली भैया किस स्पोर्ट्स ब्रांड के कपड़े इंडोर्स करते हैं? प्यूमा के करते हैं वो, है ना? तो ये सारी चीजें आप देखिए, एडवर्टीजमेंट देखिए उनके, और वो एडवर्टीजमेंट आपको कितना अट्रैक्ट करते हैं, हद से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और आप मजबूरन उनके शोरूम में घुस जाते हैं। क्वालिटी माने यही है, इसके अलावा तो क्वालिटी कुछ है ही नहीं। सच में क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमारे चीजों में भी क्वालिटी है। हम उस तरीके से उनको फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, हम उनका उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। समझ में आई बात? हमारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें कहीं ना कहीं। वो उनको मोटा पैसा चंदा दे देते हैं, जिस कारण से उनके ब्रांड्स को ज्यादा एंडोर्समेंट मिलती है। समझ में आई बात? उनके ब्रांड्स को ज्यादा से ज्यादा एंडोर्समेंट मिलती है, और वो ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश कर रहे हैं इस देश की मार्केट में। समझिए आप बात को, मेरी बात को बहुत गहराई से समझिए। वैश्वीकरण का इसीलिए तो कह रहा हूं, वैश्वीकरण को सिर्फ आप एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। वैश्वीकरण के अनेकों दृष्टिकोण हैं, और हर दृष्टिकोण को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं ये कहता हूं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना जरूरी है। आप सिर्फ पेपर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप एक विचारशीलता डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ रहे हैं। आप अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं पेपर पास करने के लिए, तो प्लीज मत पढ़िए। फिर पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स नाम की सब्जेक्ट को मत लीजिए। आप फिर कॉमर्स लीजिए, आप फिर साइंस लीजिए, क्योंकि वहां रटना है, यहां रटना नहीं। यहां चीजों को समझना है और सोचना है, आपको सोचना है। और अगर आप अपनी सोच विकसित नहीं कर रहे हैं इन सब्जेक्टों को पढ़कर, तो फिर मतलब नहीं है आपका इनको पढ़ने का। समझ में आई बात? कहां गए थे? ठीक है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी, और सच है, पहुंचा रही है। एक संस्कृति पूरे विश्व पर डोमिनेट कर रही है, और अन्य संस्कृतियां दबती चली जा रही है, और यह हकीकत है। आपको भी पता है कि एक ही संस्कृति पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर रही है। झूठ है ये? नहीं है। आज आप देखिए, आपके लिट्टी चोखा क्या भी अब अमेरिका में बिक रहा है, जितनी आसानी से मिल जाता है आपको डोमिनोज का बर्गर। डोमिनोज में बर्गर मिलता है, नहीं पिज्जा, है ना? मैकडी का बर्गर जितनी आसानी से आपको मिलता है, क्या उतनी आसानी से आपको लिट्टी चोखा मिलता है? आपको भारतीय फूड मिलते हैं? हाँ, बताओ मुझे। नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्योंकि हम उस तरीके से अपनी चीजों की ब्रांडिंग ही नहीं कर रहे हैं। अब ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। आप अपने देश में उत्तर में, तो आप उत्तर में लिट्टी चोखा मिलने वाला दक्षिण में नहीं मिलेगा, लेकिन यही अमेरिका का साला प्रोडक्ट उत्तर में भी बिक रहा है, दक्षिण में भी बिक रहा है, और यहां का बच्चा उसे बड़े चाव से खा रहा है। लेकिन यही अगर दक्षिण में लिट्टी चोखा भेज दिया जाए तो कोई नहीं खाएगा, और वहां का मसाला डोसा, इडली, सांभर, बड़ा यहां बिहार और अंदर की तरफ भेज दिया जाए तो नहीं खाया जाएगा, लेकिन बर्गर सब ठूस लेंगे। हमने तो उन चीजों को क्या नैरो माइंड सेट कर दिया कि ये सिर्फ उन लोगों का खाना है। बर्गर पिज्जा में भूल जाते हैं कि ये जो उन लोगों का खाना नहीं, ये जो हमारा भी खाना है। इधर भी सोचो, आप इससे आप उनके प्रभाव में आ रहे हैं,
आप उनको फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचा रहे हैं, इस बात को समझिए मेरी। और अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनिए। इतना पढ़ने का, इतना समझने का। वैश्वीकरण से यह होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। सांस्कृतिक समरूपता मतलब एक जैसी संस्कृति बना देता है और सारी संस्कृतियों को समाप्त करके विश्व को एक संस्कृति में ढालने की कोशिश करने लगता है। सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। एक संस्कृति का पूरे विश्व पर प्रभाव, इसे कहते हैं सांस्कृतिक समरूपता। आपसे पूछा जा सकता है आपसे 3 नंबर के प्रश्न में कि सांस्कृतिक समरूपता क्या है। तो सांस्कृतिक समरूपता का कदापि ये अर्थ नहीं है कि कोई विश्व संस्कृति पनप रही है अर्थात, परंतु इसके विपरीत एक संस्कृति का पूरे विश्व पर प्रभाव बढ़ रहा है। इसको कहते हैं सांस्कृतिक समरूपता। समझ में आई बात? जो कि सरासर गलत है विश्व के लिए, विश्व की विविधता के लिए, विश्व की डाइवर्सिटी के लिए सरासर गलत है। समझ में आई बात? हम लोग अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय 3 में वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत इस बात को पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जीन्स की लोकप्रियता का नजदीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसा ही देखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है। जो यह तर्क देते हैं वे अक्सर दुनिया के मैकडॉनल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं। मतलब अमेरिका का डोमिनेंस बताता है। ये शब्द जो है मैकडॉनल्डीकरण, मैकडॉनल्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व को बताने का शब्द है। तो इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है मैकडॉनल्डीकरण का क्या अर्थ है। ये 6 नंबर का भी प्रश्न हो सकता है। तो इस शब्द को याद रखना है कि इसका संबंध किससे है? अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व से। विश्व पर अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व से इसका सीधा सीधा संबंध है। ठीक है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, आगे सुनिए। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभावशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी हैं, क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है। इसीलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। आप देखिए, आप इंटरव्यू में जाने के लिए कुर्ता पजामा पहनते हैं? क्या पहनते हैं? है ना, कोट पैंट, पैंट शर्ट, है ना, ये है आपके इंटरव्यू का ड्रेस कोड, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है कि आप उन्हें सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को इंफीरियर मानते हैं। आप अपनी संस्कृति को इंफीरियर मानते हैं और उनकी संस्कृति को सुपीरियर मानते हैं। भाषा में भी तो यही है, भाषा में भी यही है कि आप अपने देश की भाषाओं को इंफीरियर मानते हैं और उनकी भाषा को बोलने में बहुत सुपीरियरिटी फील करते हैं, बहुत गौरव फील करते हैं। किस बात का गौरव? कौन सा गौरव है उनकी भाषा में? मैं भी तो जानूं। साला आधा हिंदुस्तान उस भाषा को समझ तक नहीं पाता और बोलने में यहाँ के लोग बहुत अपने आप को गर्व महसूस करते। यही गर्व महसूस करते क्योंकि आधे लोग उनकी बात को ही नहीं समझ पाते। इस बात का उन्हें गर्व है कि हम इनसे अलग हैं। अलग हो तो एकदम से अलग हो जाओ ना, इस देश को छोड़ो और वहां जाके रहो। क्यों रह रहे हो यहां? इस देश के संसाधनों को भोग क्यों कर रहे हो? फिर अगर इस देश की भाषा संस्कृति से आपको प्रेम नहीं है तो इस देश के संसाधनों का प्रयोग करने का अधिकार भी आपको नहीं मिलना चाहिए। आप इस देश में रहने के काबिल नहीं है। आप भाषा के नाम पर जो भेदभाव करते हैं इस देश में, यह भी सांस्कृतिक भेदभाव है और यह अमेरिका के डोमिनेंस को दिखाता है पूरे विश्व पर। जो ये अगर देखो, अगर अंग्रेजों ने हम पर शासन नहीं किया होता तो हम कभी भी अंग्रेजी नहीं बोलते। अगर इन दक्षिण अमेरिकी देशों में
फ्रेंच और स्पेनिश बोली जाती है। तो क्यों बोली जाती है? क्योंकि उन देशों ने इन्हें अपना गुलाम बनाया था। समझ में आई बात? और अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है। तो क्यों बोली जाती है? क्योंकि उन्हें भी इन्होंने ही अपना गुलाम बनाया था। सीधी बात है, सीधी बात है। तो आज भी हम गुलामी वाली मानसिकता में क्यों जीना पसंद कर रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये गुलामी की मानसिकता हमें छोड़नी पड़ेगी, तभी हम अपने विकास को सुनिश्चित कर पाएंगे। जापान तो किसी की भाषा नहीं बोलता ना, जापान किसी की भाषा नहीं बोलता। जापान देखो कितने प्रगतिशील है। चाइना किसी की भाषा नहीं बोलता, वो हमसे आगे है। क्यों आगे है? कभी इस चीज पर भी तो हम रिसर्च करें ना। वो अपने ऊपर किसी की संस्कृति का प्रभावशील नहीं होने देता। जापान है, थोड़ा बहुत तो प्रभाव सबका है आज के टाइम पर। कपड़ों का प्रभाव तो सब जगह पहुंच गया है कि सूट बूट को ही एक एक अच्छा वस्त्र माना जाता है, ऑफिशियल कपड़े माने जाते हैं। इनको ऑफिशियल वस्त्र का टैग दे दिया गया है कि अगर आप पैंट शर्ट नहीं पहन रहे तो आप ऑफिशियल नहीं लग रहे, आप फिर कैजुअल लग रहे हैं। अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो कैजुअल, फंकी बोलते हैं ना, हाँ फंकी लग रहे हैं आप। तो आप समझिए इन सब चीजों को, आप समझदार बच्चे हैं। इसके साथ साथ यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। देखो मैंने पहले ही बता दिया, हर सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन नकारात्मक ज्यादा है, सकारात्मक कम है। नकारात्मक मतलब 70% एक देश का डोमिनेंस है सांस्कृतिक प्रभाव में, और 30% दूसरे देशों का भी प्रभाव है, थोड़ा बहुत तो है। ठीक है। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, जो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसीलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ मात्र इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज और शामिल हो गई है। दूसरी तरफ नीली जीन्स भी हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। यहाँ हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं कि नीली जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा रहा है। मजेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहरावे को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जीन्स दी है। जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने अमरीकियों को देखना अब संभव है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होते जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक विभेदीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृतियों के मेल जोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता। कभी भी कुछ भी एक तरफा नहीं होता, लेकिन किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। अमेरिका का हर चीज में डोमिनेंस है और इस चीज को कोई भी मना नहीं कर सकता। कि मना कर सकता है? नहीं कर सकता। अमेरिका का हर चीज में डोमिनेंस है। अब आते हैं हम अपने प्यारे देश भारत पर कि भारत का वैश्वीकरण से कैसा संबंध है और वैश्वीकरण पे भारत क्या सोचता है। भारत मतलब भारत की सरकार, भारत की आम जनता इस पर क्या सोच रखती है, इसको भी जान और समझ लेते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, हम सब भारतीय हैं। तो अपने देश की विचारशीलता को जानना और समझना हम सबका परम कर्तव्य है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न काला अवधियों में पहले भी हो चुका है। मैंने पहले ही बता दिया है कि वैश्वीकरण कोई आज की परिघटना नहीं है। वैश्वीकरण दुनिया ने जिस दिन से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया उसी दिन से वैश्वीकरण प्रारंभ हो गया है। लेकिन आज के वैश्वीकरण के और कल के वैश्वीकरण में बहुत बड़ा अंतर है, और वो किस चीज का है? रफ्तार का।
रफ्तार का बहुत बड़ा अंतर है। आज के समय पर आप अमेरिका में घटने वाली घटना को उसी समय जान सकते हैं जिस समय अमेरिका के लोग जानेंगे। ये अंतर आया है, ये बहुत बड़ा अंतर है। आज वहां बनने वाली चीज यहां भी उतनी ही सहूलियत के साथ उपलब्ध है जितने की वहां आज अमेरिका में बनने वाला बर्गर यहां भी आपको आसानी से उपलब्ध है और गली गली कोने कोने में उपलब्ध है। ठीक है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इस अनुभव से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरों देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीजों को बनाना सीख सके। इसे संरक्षणवाद इसे संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई। कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितने के वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत ने आजादी के बाद अपने देश की अर्थव्यवस्था को एक लंबे समय तक के लिए विश्व की अर्थव्यवस्था से काट कर रखा था। कब से कब तक? 1947 से लेकर 1991 तक भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था और अपनी कंपनियों को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। भारत में उस समय दुनिया के दूसरे देशों से सामान सिर्फ दो तरीके से आता था, कोटा और टैरिफ के माध्यम से। ठीक है। तो भारत ने अपने देश को आत्मनिर्भर, जो आज के टाइम पर मोदी जी चला रहे हैं कैंपेन, ये पंडित नेहरू ने बहुत पहले ही चला दिया था। चार ही है ना, चार मोटिव थे ना, क्या क्या थे? तो फिर क्या याद है आपको? यही याद नहीं है, फिर कब याद होंगे? पेपर के दिन है, पेपर के दिन याद करेंगे। ठीक है। आत्मनिर्भरता उसमें एक बहुत बड़ा मोटिव था, ग्रोथ था, ये सारी चीजें थी। चार ही है और याद करके रखना। मॉडर्नाइजेशन है उसमें, है ना, और एक है। तीन तो मैंने बता दिए, एक बताओ तुम। याद, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब पंडित नेहरू ने एक लंबे मतलब एक बहुत ही सूझबूझ के साथ इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया। लेकिन हमारे देश के लोगों में क्या कहूं मैं, हमारे देश के लोग बहुत हरामी है, बहुत हरामी। अगर उनको किसी चीज में आप फैसिलिटी प्रोवाइड करो ना, वो उसका मिसयूज बहुत करते हैं। जब उनको फ्री मार्केट, कंपटीशन, फ्री मार्केट मिला तो उन्होंने गंदी चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया, हद से ज्यादा घटिया चीजें बनाना स्टार्ट कर दिया, बैड गुड्स बनाए, जिसके कारण हमारा मार्केट कोलैप्स होने लगा। और फिर 1991 में हमें अपने मार्केट को विश्व बाजार के लिए खोलना पड़ा। समझ में आई बात? जिसे ही हमने कहा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो हमें ये करना पड़ता है क्योंकि हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई थी। ठीक है। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़ावार के फायदों में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। लेकिन आज के टाइम पर जो मैं देख पा रहा हूं, वैश्वीकरण का उस प्रकार से प्रभाव नहीं हो पाया है, उस प्रकार से आर्थिक बंटवारा नहीं हो पाया है जिस प्रकार से होना चाहिए था। गरीबों को वो नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। गरीब आज भी गरीब
है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इसने वैश्वीकरण ने भारत में अवसरों को बहुत बढ़ा दिया। बहुत सारे लोगों के पास रोजगार के अवसर आ गए हैं। हमारी विचारशीलता को भी खोल दिया, हमारी विश्व के साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ा दिया। ये मैं कदापि ये नहीं कहूंगा कि वैश्वीकरण का हम पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, नहीं, इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं। लेकिन जितना इसका सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हमें अमेरिका से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। अमेरिका बहुत अच्छा देश है, इसकी वो मैं नहीं कहता कि अमेरिका अपनी भलाई के लिए दूसरों का मिसयूज करता है, ये उसकी सबसे बड़ी गलत बात है। सबसे गंदी बात यही लगती है, उसके अलावा उसमें कुछ भी गंदा नहीं। वो बहुत अच्छा, बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत बेहतरीन देश है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो वो दूसरों का यूज करता है अपने फायदे के लिए और फिर यूज करने के बाद छोड़ देता है, बर्बाद कर देता है, वो उसकी सबसे गंदी बात लगती है। इसीलिए मुझे अमेरिका मतलब ठीक ही ठाक लगता है, ज्यादा बेहतर देश नहीं लगता। लेकिन हाँ, उनकी जो विकास का प्रोसेस है वो बहुत बेहतर है। उनकी विकास के प्रति जो डेडिकेशन है, उनका जो मीडिया डेडिकेशन है, मतलब उनके देश में सब कुछ बहुत लिबरल है, सोच सबकी लिबरल है। मतलब वो एक संकुचित विचारधारा में सोचते नहीं है, वो हर चीज को हर पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम विश्व के अन्य देशों की वैश्वीकरण पे क्या सोच है इसको समझेंगे, और फिर वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे हो रहा है दुनिया पर, इस चीज को समझकर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। आज के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।